जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ का टॉपिक है समुद्रयान मिशन के बारे में हम लोगों को जानना है कि समुद्रयान क्या है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। मत्स्य 6000 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद जो हमारा चंद्रमा का साउथ पोल है वहाँ लैंड करवाने के बाद सूर्य मिशन जो हमारा गया था उस पर भी मैं आपको वीडियो बना चुकी हूँ। आप चाहे तो उसे हमारे ही इस चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे आदित्य L1 मिशन जो सूर्य मिशन था, सूर्य पे भेजा गया था, उस पे भी मैं आपको वीडियो बता चुकी हूँ, डिटेल से बताई हूँ। मिशन चंद्रयान 3 पे भी वीडियो बता चुकी हूँ, तो इस बारे में आपने वीडियो देखा होगा तो जानते होंगे आप सभी। तो आज जो है हमारा ये है समुद्रयान मिशन। समुद्रयान से आप समझ रहे होंगे चंद्रयान 3 और सूर्य मिशन के बाद समुद्र में राज करेगा भारत। जानिए भारत के समुद्र मिशन के बारे में। तो क्या है सारा कुछ समुद्रयान मिशन? समुद्र की 6000 मीटर की गहराई में उतरेगा भारत, मीन्स 6 किलोमीटर। ठीक है, 6000 मीटर को आप कन्वर्ट कीजिए तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कुछ आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे इसी के बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग जानते हैं। तो आफ्टर ह्यूज सक्सेस ऑफ इसरो चंद्रयान मिशन, आदित्य एल मिशन, उसके बाद समुद्र की ओर बढ़ने वाला मिशन है, लेकिन ये इसरो के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। तो आपको मैं आगे और भी डिटेल से ये सारा कुछ बताऊंगी। तो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब समुद्रयान मिशन की बारी है। भारत के वैज्ञानिकों की निगाहें अब समुद्र की गहराई पर है और इसके लिए जल्द ही ट्रायल शुरू होने वाला है। तो भारत अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त पनडुब्बी को अगले ही साल यानी 2024 में गहरे समुद्र में भेजेगा। तो ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जो ये पनडुब्बी है एक तरह से, जो मतलब 6 किलोमीटर अंदर समुद्र की गहराई में भेजेगा और ये काफी अलग अलग मिनरल से बना है ताकि अंदर पानी के दबाव से, प्रेशर से ये चीजें फटे ना। ठीक है, तो सबमरीन वगैरह आप जानते हैं ये सब क्या होता है, पनडुब्बी वगैरह पानी के ही अंदर नौसैनिक जो हमारे होते हैं वो सब रहते हैं, लेकिन उतने अंदर जाके नहीं रहते जितना अंदर ये जाने वाला है। तो इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो समुद्रयान मिशन समुद्र की 6000 मीटर की गहराई में उतरेगा। भारत मत्स्य 6000 पनडुब्बी खोलेगी। अनसुलझे रहस्य समुद्रयान परियोजना भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है जो गहरे समुद्र के संसाधनों का अध्ययन करेगा, क्योंकि आपको पता है समुद्र के अंदर काफी संसाधन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, और जैव विविधता मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इसको क्यों बनाया गया है? तो ये जो भी है मिनरल्स का स्टडी करने के लिए, जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता का मूल्यांकन करने के लिए ये चीज को डिजाइन किया गया है, ऐसा बनाया गया है। तो समुद्रयान परियोजना भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समुद्रयान मिशन के एक हिस्से के रूप में भारत का लक्ष्य 3 व्यक्तियों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजना है। इस मिशन की जो पूरा होने की संभावना है वो कब तक है? 2026 तक है। तो इस जो पनडुब्बी है ना, जो ये मानव युक्त पनडुब्बी बनाया गया है, इसके अंदर कुल 3 व्यक्ति बैठ के समुद्र के अंदर नीचे 6000 मीटर नीचे जा पाएंगे। तो आसमान में इतिहास रचने की तैयारी के बाद अब भारत पाताल के रहस्य भेदने की तैयारी में है। भारत गहरे समुद्र की गहराई और उसके संसाधनों का पता लगाने के लिए अपना पहला समुद्री मिशन शुरू करने वाला है। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला समुद्री मिशन है। पनडुब्बी एक सबमर्सिबल वाहन में 3 व्यक्तियों को 6000 मीटर की गहराई तक नीचे ले जाएगी। आप यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। श्री किरण रिजिजू जो है ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ एंड साइंस के हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, इसी के अंतर्गत ये चीज समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया है। इस पे वर्क किया जा रहा है। 2022 से इस पनडुब्बी को बनाया जा रहा था, 2021 से। अब ये 2 साल में बन के रेडी हो गई है। 2023 में, 2024 में इसे समुद्र के अंदर छोड़ा जाएगा, भेजा जाएगा, और 2026 तक इसकी पूरी होने की संभावना है। 2-3 फेज में ये ट्रायल किया जाएगा। तो NIOT के बारे में आपको ध्यान में रखना है, फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। तो ये इसरो के अंडर नहीं आता, ये इसरो का मिशन नहीं है। इस बात को भी आपको मैं क्लियर कर देना चाहूंगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखते ये किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कौन है? तो किरण रिजिजू जी हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिए।
नेक्स्ट यहाँ पॉइंट्स है, भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र मींस डेवलप्ड कंट्री बनने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में ब्लू इकोनॉमी, यहाँ पे एक शब्द है ब्लू इकोनॉमी, इससे क्या आपको समझना है मैं बताती हूँ। तो ब्लू इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है, तो ये एक क्या होता है कि उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित है करती है जो समुद्र में आधारित है और सक्रिय रूप से समुद्र के लिए अच्छी है। या आप इसे कह सकते हैं कि ब्लू इकोनॉमी क्या है, तो एक तरह से ये जो समुद्र में जो संसाधन पाए जाते हैं उसके दोहन से है, उसके संरक्षण से है, ठीक है, उससे रिलेटेड ब्लू इकोनॉमी है। तो समुद्री संसाधनों का टिकाऊ तरीके से उपयोग करना है, इन सब चीज़ों पे बेसिकली ब्लू इकोनॉमी है। तो ब्लू पानी हमारा पता है नीला रंग का दिखता है, तो उसी से ये ब्लू इकोनॉमी को नाम दिया गया है। तो ब्लू इकोनॉमी की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो इससे क्या होगा ना, समुद्र के अंदर बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं, जिससे क्या होगा जो इतने जो संसाधन पाए जाते हैं उसको निकाल के उसको खुद के इंडिया में अगर मेक इन इंडिया के तहत जितने भी कुछ बनते हैं उसमें मोबाइल में लैपटॉप में जो चीज़ें मिनरल्स जो चीज़ें यूज होती है अगर उनका उपयोग किया जाए और उनका आयात ना करके खुद के ही मीन्स अपने ही समुद्र के अंदर से माल निकाल के इन सब चीज़ों का अगर खुद यूज किया जाए और निर्यात भी किया जाए तो इससे क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो ग्रोथ ही होगा ना। तो इस तरह से हमारा ब्लू इकोनॉमी भी क्या करेगी, हेल्प करेगी हमें डेवलप्ड कंट्री बनने में 2047 तक में। ये बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, जिसके लिए समुद्रयान मिशन को काफी अहम माना जाता है। इसलिए समुद्रयान मिशन क्या है, तो काफी अहम है। तो इसके बारे में अब हम लोग और भी जानते हैं आगे। तो समुद्रयान प्रोजेक्ट भारत का पहला मानव युक्त समुद्री मिशन है। इस मिशन का मकसद गहरे समुद्र में संसाधनों और जैव विविधता पर रिसर्च करना है। साथ ही बता दें कि इस मिशन में सबमर्सिबल का उपयोग केवल एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाएगा, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र मीन्स जो इकोसिस्टम होता है को न्यूनतम या शून्य क्षति पहुंचेगी, ताकि जो समुद्र के अंदर जो शैवाल रहते हैं, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, इतने अलग अलग तरह के मछलियां पाई जाती हैं, जो भी पानी में रहने वाले जानवर पाए जाते हैं, उनको किसी भी तरह का कोई क्षति ना पहुंचे। तो इसको बस एक्सप्लोरेशन के लिए इस चीज का उपयोग किया जाएगा, खोज पड़ताल जांच करने के लिए कि क्या क्या समुद्र के अंदर उपलब्ध है। तो इस मिशन के तहत 3 लोगों को इसके भीतर बैठने की मीन्स ऐसे बनाया गया है कि 3 लोग इसमें रह सकते हैं। 6 किलोमीटर की गहराई में इसे भेजा जाएगा। इस मिशन पर चेन्नई का राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान काम कर रहा है। जिस वाहन को इस मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है उसे मत्स्य 6000 का नाम दिया गया, 6000 मीटर अंदर जाएगा। इसीलिए समुद्रयान परियोजना के हिस्से के रूप में यह वाहन जल्द ही तैयार हो जाएगा। तो ये तैयार हो चुका है, इसीलिए अभी ये चर्चा में आ चुका है कि इसे अब आगे इस पे काम करना है। कब हुई मिशन की शुरुआत, तो केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 29 अक्टूबर 2021 को समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया था। इस विशिष्ट मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो चुका है। अर्थात कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन ये सब ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं कि समुद्र के अंदर कुछ इस प्रकार की चीजें मिशन भेजना, ताकि जो भी खनिज संसाधन है उसका जांच पड़ताल एक्सप्लोरेशन कर सके। तो अब भारत भी अब इसमें सम्मिलित हो चुका है, तो भारत भी अब इसमें इंक्लूड हो चुका है। तो भारत से पहले इन देशों के पास समुद्र के भीतर गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन है। तो भारत के पास भी अब ऐसा हो चुका है। भारत 2021 से ही इसमें काम कर रहा था। तो इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो। तो डीप ओशियन मिशन पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 16 जून 2021 को मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिलकर स्वदेशी रूप से मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 को विकसित किए हैं। तो ये किसके किसके द्वारा किया गया है, इसके अंतर्गत कौन कौन आए हैं, तो जो NOIT मैं बताइए आपको, वो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और पृथ्वी जो साइंस के टेक्नोलॉजी जो जो मिनिस्टर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ये स्वदेशी रूप से, ठीक है। तो ये मेक इन इंडिया आप कह सकते हैं इसे एक शॉर्ट लैंग्वेज में, उसके तहत किया गया है। तो समुद्रयान मिशन का महत्व, समुद्रयान मिशन से न केवल भारत की वैज्ञानिक क्षमता बढ़ेगी बल्कि यह भारत के लिए एक उपलब्धि भी होगी। जिस तरह हम आकाश में मीन्स पृथ्वी के बाहर, चंद्रमा में, सूर्य में ऊपर की ओर जितना बढ़ रहे हैं उतना ही हम नीचे की ओर अपने गहराई में जा रहे हैं। समुद्र के अंदर गहराई में भारत के जो भी वैज्ञानिक लोग हैं वो बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है।
तो यह भारत के लिए एक उपलब्धि होगी जो भारत के राष्ट्र सम्मान का निर्माण भी करेगा। समुद्रयान मिशन की सफलता से भारत गहरे समुद्र और संसाधनों की खोज में विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। तो भारत जो है विकसित देश से पहले ही कई समुद्री मिशन को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन भारत पहला विकासशील देश होगा जो समुद्र के इतने बड़े मिशन को अंजाम देगा, क्योंकि अमेरिका हो, चाइना हो, ये सब तो डेवलप्ड कंट्री में ही आते हैं, लेकिन भारत डेवलपिंग में आ जाता है। तो इसलिए भारत ऐसा पहला देश बन रहा है विकासशील देशों में जो समुद्र के इतने बड़े मिशन को अंजाम देने वाला है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो समुद्रयान मिशन भारत का पहला अद्वितीय मानवयुक्त महासागर मिशन है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए लोगों को एक पनडुब्बी वाहन में गहरे समुद्र में भेजना है। 200 करोड़ का यह समुद्रयान मिशन गहरे पानी के अंदर अध्ययन के लिए 3 व्यक्तियों को मानवयुक्त जो पनडुब्बी है वाहन मत्स्य 6000 में समुद्र में 6000 मीटर की गहराई पर भेजेगा। तो 200 करोड़ रुपए खर्च भी हुए हैं इसमें, एक तरह से आप इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। हालांकि आमतौर पर पनडुब्बियां केवल 200 मीटर तक ही जाती है, लेकिन इन पनडुब्बी को बेहतर तकनीक के साथ बनाया जा रहा है। इससे स्वच्छ ऊर्जा, पेयजल और नीली अर्थव्यवस्था, आप इस वर्ड को, ये जो शब्द है ना, इसे आप अब ध्यान में रख लीजिए, ब्लू इकोनॉमी, ये अब एमसीक्यू के तौर पे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नीली अर्थव्यवस्था के लिए, समुद्री संसाधनों का पता लगाने के लिए और अधिक विकास के रास्ते खुलेंगे इससे। तो ये एक तरह से भारत का एक और सक्सेस है, अचीवमेंट है, एक तरह से आप बोल सकते हैं तरक्की की ओर बढ़ने के लिए हम भारतीयों के लिए काफी गर्व की बात है ये। तो समुद्रयान मिशन के तहत ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारा आपको पीडीएफ यहाँ प्रोवाइड कराया गया है, आपको ये सारे डिटेल्स में पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसमें सबमर्सिबल को 12 घंटे की परिचालन क्षमता और 96 घंटे तक आपातकालीन सहनशीलता का समर्थन करने वाली प्रणालियों के लिए विकसित किया गया है, और यह 6000 मीटर तक, 6 किलोमीटर की गहराई पर 72 घंटे तक रेंगने में सक्षम है, मीन्स अंदर में रहने में, चलने में सक्षम है। ठीक है, इसके अलावा क्या, तो टाइटेनियम एलॉय से ये बनी हुई है, आपको ध्यान में रखना ये किससे बनी हुई है, टाइटेनियम एलॉय से बनी हुई है, मिक्स बहुत सारे मिनरल्स को मिला के बनाया गया है। मत्स्य 6000 को NIOT के डायरेक्टर GN रामदास, इसे भी आपको नाम में ध्यान में रखना है, जिस तरह आप इसरो के अध्यक्ष के नाम को, सोमनाथम जी को नाम ध्यान में रखते हैं, उसी प्रकार से NIOT के डायरेक्टर GA रामदास ने मत्स्य 6000 पनडुब्बी की खासियत बताते हुए कहा है ये 12 से 16 घंटे तक बिना रुके चल सकती है। इसमें 96 घंटे तक ऑक्सीजन सप्लाई रहेगी। इसका जो व्यास है कितना है, 2.1 मीटर है, इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। ये 80 मिलीमीटर के टाइटेनियम एलॉय से बनी है। ये 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र तल के दबाव से 6000 गुना ज्यादा यानी 600 बार दबाव मापने की इकाई प्रेशर झेल सकती है, क्योंकि अंदर में दबाव भी पड़ेंगे, जिसके कारण इसे इस प्रकार के एलॉय से बनाया गया है कि ये फटे ना या इसमें किसी भी प्रकार का क्षति ना पहुंचे। तो बेहद खास है समुद्रयान मिशन। PIB के मुताबिक, जो प्रेस ऑफ इंडिया होता है, जो ये PIB इंफॉर्मेशन देता है, प्रेस इंडियन ब्यूरो के मुताबिक, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वाहन का डिजाइन पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये वाहन के विभिन्न घटकों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा है कि मानव पनडुब्बी निकल, कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी, मैग्नीज आदि से समृद्ध खनिज संसाधनों की खोज और सैंपल के संग्रह में गहरे समुद्र में मानव द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन की सुविधा प्रदान करेगा, जिसका उपयोग विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। तो इस प्रकार के निकल हो, कोबाल्ट हो, दुर्बल पृथ्वी की हो, मतलब उस प्रकार के जो भी खनिज संसाधन हो, मैग्नीज हो, इन सब चीजों का यहाँ पे अंदर में खोजा जाएगा। तो 2026 तक पूरा होने की तैयारी केंद्र ने 5 वर्षों के लिए 4077 करोड़ रुपए के कुल बजट पर गहरे महासागर मिशन को मंजूरी दी थी। 3 वर्षों 2021 से 24 के लिए पहले चरण की अनुमति लागत कितना है, तो 2823.4 करोड़ रुपए है। तो ये पहला इसका मतलब ये पहले चरण में ट्रायल होगा, दूसरे चरण में ट्रायल होगा। फिर भारत की एक अद्वितीय समुद्री स्थिति है। यह 7517 किलोमीटर लंबी तट रेखा जो 9 तटीय राज्यों और 1382 द्वीपों का घर है। तो ये किसके बारे में बोल रहा है, जो हमारा ये भारत है, आप जानते हैं। यहां से मैं आपको बताऊंगी, इधर पूर्वी जो राज्य है और जो पश्चिमी तट के राज्य है, ये कहां से लगते हैं, तो ये समुद्र से अपना सीमा साझा करते हैं, मीन्स समुद्र के साथ ये राज्य
सटे हुए हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9 तट राज्यों और 1382 द्वीपों का घर है। तो भारत की एक अद्वितीय समुद्री स्थिति भी है, ठीक है, हम इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा भी देते हैं भारत को। और ये 7517 किलोमीटर लंबी तट रेखा है जो 9 तट राज्यों और 1382 द्वीपों का घर है, छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं। मिशन का उद्देश्य केंद्र सरकार के न्यू इंडिया के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, जो नीली अर्थव्यवस्था, देखिए फिर से नीली अर्थव्यवस्था पे आपको ध्यान देना है, इस शब्द पे, को विकास के 10 प्रमुख आयामों में से एक के रूप में उजागर करता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल हो गया। ये सब क्या कर रहे थे, ये सब सारा समुद्र से सीमा साझा करते हैं, तटीय रेखा आप इसे कह सकते हैं। इधर पश्चिमी घाट बोलते, इधर पूर्वी घाट बोलते। यहाँ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा, हिंद महासागर, इधर अरब सागर देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप, ये सब जो होते हैं छोटे छोटे द्वीप, आपको अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली सब देखने को मिलता है। आगे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत सरकार इसके जरिए समुद्र तल से मोबाइल, लैपटॉप, जमी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए कोबाल्ट, निकल और सल्फाइड जैसी धातुएं और खनिज निकालने का प्रयास कर रही है। तो इस मिशन का उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के खनिज को निकाला जाए। समुद्र तल से धातुएं निकालने की कवायदर असल ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए ई वाहनों और उनके लिए बैटरियों की मांग में तेजी हो रही है, क्योंकि अब हमें पेट्रोल डीजल के स्थान पे आप देखते होंगे स्कूटी भी आता है, ई स्कूटी आ चुका है, बैटरी चार्जिंग वाला आ चुका है, कार भी उस प्रकार के बन रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए ई वाहनों का प्रयोग करना अब जरूरी हो चुका है। तो बेसिकली भारत का भी ध्यान उसी ओर है। तो और उनके लिए बैटरियों की मांग में तेजी हो रही है, और वहीं इनको बनाने में इस्तेमाल होने वाले संसाधन दुनिया भर में कम होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के संसाधन दुनिया भर में कम होते जा रहे हैं, तो अब समुद्र के अंदर जो संसाधन है सब अब उसे निकालने में हर देश अब उसे उसके अंदर से निकालना चाहेगा। तो समुद्र की गहराई में पाए जाने वाला ये लिथियम, तांबा और निकल बैटरी में इस्तेमाल होते हैं। तो अब समझ में आपको आ गया होगा कि क्यों समुद्र के अंदर इतना खर्च करके और इतना मेहनत करके इतना समय लगा कि इस प्रकार का मिशन भेजा जा रहा है। क्योंकि एक तो खनिजों का मतलब बहुत मांग बढ़ रहा है और है नहीं, तो अब समुद्र के अंदर से इसे ये सब पाया जाएगा। तो लिथियम, तांबा और निकल बैटरी में इस्तेमाल होते हैं, तो इन्हें निकालना जरूरी हो चुका है, क्योंकि अब बैटरी की मांग बढ़ चुकी है। जो इलेक्ट्रिक कार होते हैं उसके लिए भी ज़रूरी है, कोबाल्ट और स्टील इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है। मैग्जीन में भी समुद्र की गहराई में उपलब्ध है। तो मैग्जीन भी कहाँ है, समुद्र की गहराई में उपलब्ध है। तो अनुमानों के मुताबिक 3 साल में दुनिया को दुगुना लिथियम और 70% ज़्यादा कोबाल्ट की ज़रूरत होगी। तो एक रिपोर्ट के अनुसार में क्या बताया गया, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि दुनिया को मीन्स 3 साल में दुनिया को 2 गुना लिथियम और 70% ज्यादा कोबाल्ट की जरूरत होने वाली है। वही अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2030 तक करीब 5 गुना ज्यादा लिथियम और 4 गुना ज्यादा कोबाल्ट की जरूरत होगी। तो इन रॉ मटेरियल का उत्पादन मांग से काफी कम हो रहा है। इस अंतर को बैलेंस करने के लिए समुद्र की गहराई में खुदाई को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब लोग समुद्र पे भी खुदाई कर रहे हैं संसाधनों का। यहाँ आपको मैं समुद्र के बारे में बताती हूँ, यहाँ पे एक इमेज भी देख सकते हैं किस प्रकार से समुद्र के अंदर काफी खूबसूरत मीन्स आपको जैव देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के जीव जंतु जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, शैवाल जो पाए जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। तो समुद्र से हमें क्या मिलता है आप यहाँ पे देखिए। तो 50% ऑक्सीजन उत्पन्न करता है समुद्र। आप अभी तक यही सुनेंगे कि पेड़ पौधे ही सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, बट समुद्र के द्वारा भी 50% ऑक्सीजन उत्पन्न किया जाता है। आप यहाँ पे ध्यान में इस बात को रख सकते हैं। 25% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज से पैदा होने वाली 90% जो ह्यूमन एक्टिविटीज से जो पैदा होती है 90% अतिरिक्त गर्मी को कैप्चर करता है। जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो हीट पैदा होते हैं उनको भी वो 90% समुद्र ही कैप्चर कर लेता है, अपने में समाहित कर लेता है, और 50% तक ऑक्सीजन भी देता है। इसके अलावा यूएन से जुड़ी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA ने सिर्फ रिसर्च के लिए 14 देशों को डीप सी को एक्सप्लोर करने की मंजूरी दी है। तो क्यों? क्योंकि अगर हर देश अगर ओशियन के अंदर इस प्रकार के एक्सप्लोर करने के लिए मिशन भेजेंगे तो फिर समुद्र भी खतरे में आ जाएगा। इसलिए यूएन जो है उसके द्वारा क्या किया गया है, एक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है। सीबेड आप समझ रहे हैं, सीबेड अर्थात सीबेड, ठीक है, समुद्री
जो बेड आप समझ रहे कि इसके लिए क्या है, ऑथोरिटी बना, मतलब एक एजेंसी बना हुआ है। तो ये सिर्फ 14 देशों को ही डीप सी, ठीक है, डीप सी में क्या करने के लिए दिया है, एक्सप्लोर करने के लिए, डीप सी में एक्सप्लोर करने की मंजूरी दी है। तो इनमें से चाइना आता है, रूस आता है, दक्षिण कोरिया, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, ब्राजील, जापान, जैमैका, नौरू, टोंगा, किरिबाती और बेल्जियम शामिल है। तो भारत भी इसमें शामिल है। तो भारत के तो पूरा मीन्स दक्षिण भारत में ही हिंद महासागर है, तो भारत को इसमें तो शामिल होना ही था। भारत सरकार ने 2021 में डीप ओशियन मिशन को मंजूरी दी थी। इसे आपको ध्यान में रखना है कि मंजूरी कब दी थी, तो 2021 में दी थी। इसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों का पता लगाना और गहरे समुद्र में काम करने की तकनीक विकसित करना है। साथ ब्लू इकोनॉमी को तेजी से बढ़ावा देना है। ब्लू इकोनॉमी को क्या करना है, तेजी से बढ़ावा देना है। अब जीडीपी बढ़ाने का दूसरा सोर्स जो निकाला जा रहा है, ब्लू इकोनॉमी को एक दूसरे सोर्स के रूप में देखा जा रहा है हर देश के द्वारा, तो इसे भी बढ़ावा देना, इसका एक उद्देश्य यह भी है। तो ब्लू इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह से समुद्री संसाधनों पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, वहीं स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, न्यूजीलैंड, कोस्टा रिका, चिली, पनामा, पलाउ, फिजी और माइक्रोनेशिया जैसे देश डीप सी माइनिंग पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों पे, जितने ये सब देश है डीप सी पर जो है माइनिंग पर बैन लगाने के लिए इनकी मांग है। तो ऐसे भी बहुत देश हैं जो डीप सी पर बैन माइनिंग या मिनरल्स इस प्रकार के मिशन भेजना, इन सब चीजों पे इनको बैन करो, इनकी मांग है। ठीक है, तो यहाँ ये था आपको मतलब जो एक समुद्रयान मिशन मत्स्य 6000 जो है मिशन, उसके बारे में डिटेल से जितना इन्फॉर्मेशन था मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है कि ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है, तो आपको कमेंट में बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ये आप मुझे कमेंट में अभी बताएं कि इतना देर में आपको ब्लू इकोनॉमी के बारे में बहुत बार बोली कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। तो आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो एप्लीकेशन है स्टडी फॉर गोल्स का, आप उसे अगर डाउनलोड किए होंगे, वहां पे अगर होंगे तो वहां पे एक कंप्लीट करंट अफेयर्स है, जहां पे नेशनल करंट अफेयर्स इंटरनेशनल क्वेश्चंस मेरे द्वारा बताया जा रहा है पूरा 2022-2023 का 149 रुपीज में ओनली। और झारखंड करंट अफेयर्स रंजित सर के द्वारा लाया जाएगा। रंजित सर झारखंड करंट अफेयर्स पूरा पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 2 वर्षों का आपका जनवरी 2022 से जो भी हमारा अभी दिसंबर 2023 तक का होगा, तो कंप्लीट करंट अफेयर्स पीडीएफ जो भी नेशनल टॉपिक्स में अभी तक आपको पढ़ा चुकी हूँ, जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये अभी जो मिशन बताई उसके बारे में, आदित्य L1 के बारे में, मिशन चंद्रयान के बारे में, पीएम मोदी के विदेश दौरे के बारे में, G20 के बारे में, ये सारा भारत मंडपम क्या है ये भी सारा यूट्यूब में ही वीडियोज अवेलेबल है। बट आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे ऐप में जाना पड़ेगा। वहां आपको ये कोर्स अगर आप परचेस किए होंगे 149 रुपीज में ओनली, तो आप वहां से ये पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहां पे टेस्ट करंट अफेयर्स का पूरा एक रैंडम टेस्ट भी अवेलेबल करवाया जाता है, तो आप उसे भी साथ ही साथ देख सकते हैं। जैसे जनवरी 2022 का एक 1 मंथ का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न थे वो यूट्यूब में अपलोडेड है, बहुत से बच्चों ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे भी देखिए। तो ये था हमारा पूरा एक चंद्रयान मिशन के बाद, सूर्य मिशन के बाद अब समुद्रयान मिशन था। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये इससे भी प्रश्न बन सकता है। ब्लू इकोनॉमी यहाँ मैं बताइए आपको, आप ये भी जाने कौन कौन से राज्य समुद्री सीमा साझा करते हैं, इन चीजों के बारे में डिटेल से बताइए। कौन से मिनिस्टर आते हैं इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत आता है, ये इसरो के अंतर्गत नहीं आता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत आता है, जो मैं आपको यहाँ पे डिटेल से इसके बारे में पूरा बता चुकी हूँ। तो आपके लिए जो प्रश्न था आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्लू इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है, वो आप प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसके अलावा फिर जब हमें न्यू टॉपिक कोई भी करंट इशू में रहेगा तो फिर मैं आपको उसे बताऊंगी। तो यहाँ पे आप इन सब चीजों का पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस पायलट प्रोजेक्ट फॉर डीप ओशियन माइनिंग फॉर रेयर मिनरल्स, जो ऐसे खनिज जो बाहर नहीं मिल रहा है अंदर ही मिलेंगे, ये यहाँ पे इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सारा डिटेल से हो चुका है। भारत के लिए, भारतीयों के लिए काफी गर्व की बात है, ये भारतीयों का एक और सक्सेस है।
तो आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा आपने अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किया, आप डाउनलोड कीजिए, विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे टेस्ट अवेलेबल करवाएं, खोटा के, नागपुरी के, इंग्लिश के, इन सारे लैंग्वेजेस को, जो भी आपका सब्जेक्ट है, झारखंड जी के, जो भी आप चाहते हैं सारा कुछ वहाँ पे आप विजिट करके उन सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। तो आज के इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ये था हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते चलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी का धन्यवाद।